दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 16वां दिन है और 16वें दिन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं महाजनपद काल के बारे में। और संजोग देखिए कि महाजनपद काल की में दोस्तों महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो वो भी 16 थी। तो 16वें लेक्चर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 451 यानी 451 से लेकर के 480 तक के जो सवाल होंगे वो हम लोग कवर किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पीछे की सीरीज नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन है। अच्छा एक बात कहता हूं, मत देखिए, आज की क्लास देखिए और अंदर से अगर आवाज आ रही है कि हाँ यार पीछे की सीरीज हमें देखनी चाहिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल मिले हैं, तो जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपके लिए अच्छा है तब मैं आपको सिखा रहा हूं। इन चीजों को देखिए और देखने के बाद आपको लगेगा कि सर गजब का ट्रेलर है। पिक्चर नहीं है, पिक्चर तो यहां पे होनी है, पिक्चर तो आपको बैच में मिलेगा, ये तो ट्रेलर है। अब ट्रेलर देख करके बहुत सारे बच्चे खुश हैं, तो सोचो पिक्चर तो देखनी चाहिए, आज नहीं तो कल आपको पिक्चर देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए देर मत करिए, आप आइए बैच को ज्वाइन करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए, उठाया जाए कलम सर और बताया जाए एक चीजों को, ठीक है। आइए देखते हैं 16वें लेक्चर में दोस्तों आपका स्वागत है और 451 से लेकर के 480 तक के सवालों में भी आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। लिख रहा 16 महाजनपदों की सूची ये किस बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। देखिए दो सवाल बनता है, या तो बौद्ध साहित्य पूछता है परीक्षा में या जैन साहित्य पूछता है, ठीक है। मतलब दो ऐसे चीजें हैं जहां पर दोस्तों इन 16 महाजनपदों के बारे में लिखा गया। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, तो यार इसके बारे में बताया गया है इस बौद्ध साहित्य में, इस जैन साहित्य में। उस बौद्ध साहित्य का नाम क्या है, याद रखेगा अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा अंगुत्तर निकाय उस बौद्ध साहित्य का नाम है। उसी तरह से उस जैन साहित्य का नाम क्या है, तो याद रखेगा उस जैन साहित्य का नाम क्या है दोस्तों, बताइए भद्र। अच्छा जैन साहित्य का नाम क्या है बताइए, सोच समझ के बताइए पहले। जैन साहित्य भद्रबाहु, जी हाँ दोस्तों भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु। अच्छा मुझे लग रहा है मैं कुछ यहां पे गलत कर रहा हूं, ठीक है। इस जैन साहित्य, ये तो अंगुत्तर निकाय हो गया, भद्रबाहु ने दोस्तों रचना किया है, ठीक है। आप बताइए नाम क्या है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं यहां पर, वो भगवती सूत्र नाम है यार, भद्रबाहु कर रहा हूं मैं, ठीक है। भगवती सूत्र नाम है, भगवती सूत्र नाम है, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेगा भगवती सूत्र एक जैन साहित्य है, उसमें दोस्तों बताया गया कि इसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। और जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा आगम के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखेगा। सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था, सबसे ज्यादा पावरफुल दोस्तों कौन सा था, तो देखिए उसमें कई नाम आते हैं। जैसे मगध दोस्तों सबसे पावरफुल में एक था, एक वत्स महाजनपद था, यह भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, एक कोसल महाजनपद था, यह भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, और एक अवंती महाजनपद था। कौन सा था, अवंती। ये दोस्तों 4 महाजनपद ऐसे थे ना जो बहुत पावरफुल थे। लेकिन अगर मैं सबसे शक्तिशाली पूछ दूं तो याद रखेगा सबसे शक्तिशाली तो भैया मगध ही था। क्या था, सबसे शक्तिशाली मगध था, जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, राजगृह, ठीक है, या पाटलिपुत्र। उसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आगे लिख रहा महाजनपद अंग एक महाजनपद का नाम था। पुराने समय महाभारत काल की बात करेंगे तो अंग देश का राजा कौन था, राजा कर्ण था। कौन, कर्ण, जो दुर्योधन के साथ था, कर्ण का मित्र, दुर्योधन का मित्र कर्ण, वो अंग देश का राजा बनाया गया था। लेकिन यहां पर उसी से याद रखेगा अंग महाजनपद। लिख रहा अंग महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। इसके प्रमुख शासक कौन थे, तो इसके प्रमुख अंग महाजनपद में दोस्तों ब्रह्मदत्त का नाम आता है। किसका नाम आता है, ब्रह्मदत्त का नाम आता है, जो अंग महाजनपद का क्या था दोस्तों, प्रमुख शासक था। अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है कि भाई अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, इस तरह सवाल आ सकता है ना। तो याद रखेगा इसकी राजधानी थी चंपा। कहां पे इसकी राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी चंपा है। एक सवाल और जो आजकल पूछा जाता है, पूछता दोस्तों कि ये जो आप अंग महाजनपद पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान में कहां पर। अब अगर किसी को अंग महाजनपद के बारे में जानना हो तो भाई वो कहां जाएगा, तो याद रखेगा ये वर्तमान में दोस्तों आपने सुना होगा भागलपुर का नाम, बिहार में पड़ता है भागलपुर प्लस मुंगेर का नाम सुना होगा, भागलपुर और मुंगेर, ये जो पूरा बेल्ट था ना, उसी को हम अंग महाजनपद के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं, अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। मगध जो कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था, आप कह सकते हैं यहां पर सर्वाधिक
सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखेगा मगध महाजनपद था। और आपसे पूछ रहा मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि यार राजगिरी थी। वैसे एक्यूरेट की बात करेंगे तो एक्यूरेट है दोस्तों गिरिब्रज। क्या है दोस्तों? गिरिब्रज। ये गिरिब्रज है कहां पर? तो ये राजगिरी में है। और राजगिरी कहां दोस्तों? वही पटना पाटलिपुत्र में। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है कि मगध के सर्वाधिक विशिष्ट शासकों में दोस्तों किसका नाम आता है? मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उनमें किसका नाम आता है? तो याद रखेगा आपने कभी नाम सुना होगा बिंबिसार का। जी हां दोस्तों, बिंबिसार। बिंदुसार मत बोलिएगा, बिंदुसार तो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य का, यहां बिंदुसार की बात नहीं हो रही। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे बिंबिसार। तो बिंबिसार की बात होगी यहां पर। अजातशत्रु की बात होगी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था, इसलिए इसे हर्यक वंश कहा जाता है। ये लोग दोस्तों इसके क्या थे? प्रमुख शासकों में इनकी गिनती होती। ठीक है, प्रमुख शासकों में गिनती होती है जो मगध महाजनपद के प्रमुख शासक थे। अच्छा एग्जैक्ट लोकेशन पूछ सकता है दोस्तों परीक्षा में आपसे कि बताइए इसका लोकेशन क्या है? तो याद रखेगा वर्तमान में अभी जो पटना वाला एरिया है, पटना का एरिया है, अभी जो गया का एरिया है, ये पटना गया वाला जो एरिया है, जो शाहाबाद एक जगह पड़ता है, शाहाबाद। ठीक है, ये वाला जो एरिया दोस्तों ये मुख्य रूप से मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था उस जमाने में, जब 16 महाजनपदों की बात करते थे। ये 16 महाजनपद पूरे भारत में थे। ठीक है, लिख रहा वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? नया पूछ दिया आपसे। जिस तरह से हमने मगध के बारे में पढ़ा, हमने जो है पीछे पढ़ा किसके बारे में? हमने अंग महाजनपद के बारे में पढ़ा। उसी तरह से सवाल आगे बढ़ रहा है और पूछ रहा वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां है, यह आपको बताना है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्या थी दोस्तों? वैशाली, जहां पर पहला गणतंत्र भी देखने का आपको मिलता है दोस्तों। हम उसी वैशाली की बात कर रहे हैं, इसे याद रखेगा। ठीक है, यह वैशाली कहां था दोस्तों? तो वैशाली अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वैशाली कहां पर दोस्तों? वैशाली के लिए वैशाली नामक जगह अभी भी विद्यमान है। वैशाली प्लस उत्तरी बिहार वाला जो एरिया है दोस्तों, उत्तरी बिहार जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, वो दोस्तों इसके अंतर्गत आता था। याद रखेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? वो आता था वज्जी महासंघ के अंतर्गत। लिख रहा अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को किस राज्य में मिलाया था दोस्तों? तो ये जो काशी था, काशी मतलब वाराणसी। काशी का तात्पर्य क्या दोस्तों? वाराणसी। ठीक है, काशी यानी वाराणसी। बताइए अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को किस राज्य में मिलाया था? तो मगध में मिला लिया था। ठीक है, काशी को जीत करके यानी बनारस को जीत करके अजातशत्रु ने उसे मगध में मिला लिया था। और अजातशत्रु कौन था? ये वही है दोस्तों जिसके समय में पहली बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। ठीक है, वो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगीत समिति ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश में दोस्तों अजातशत्रु आता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को संभाला था। वो वाले पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पिता की हत्या करने की वजह से दोस्तों इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। ठीक है, परीक्षा में आता है पितृहंता वंश। ठीक है, क्या देता है? पितृहंता वंश। ठीक है, जिसने अपने पिताओं की हत्या किया था। तो हर्यक वंश के जो शासक थे दोस्तों, हर्यक वंश के जो शासक थे उन्होंने ऐसा किया था, सब ने एक दूसरे की हत्या किया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले बिंबिसार पढ़ते हैं, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था, वो राजा बना। फिर अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा करता है, जैसा बेटा करेगा तो उसका बेटा भी वैसा करेगा। ठीक है, तो उसका बेटा था दोस्तों अजातशत्रु का लड़का था कालाशोक। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, तो उसने हत्या किया। तो इस तरह से कारनामे चले हैं। लिख रहा वत्स महाजनपद। जी हां दोस्तों, वत्स महाजनपद एक नया महाजनपद है। करा वत्स महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, राजधानी भी पूछ सकता है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? कौशांबी। क्या थी दोस्तों? कौशांबी इसकी राजधानी है। कौशांबी राजधानी है। कहां तक दोस्तों फैला था? तो वर्तमान इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद प्लस मिर्जापुर वाला जो एरिया आता है दोस्तों, वो सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता था? मिर्जापुर और कौशांबी का जो एरिया है दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत आता था? ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, प्रमुख शासक कौन था दोस्तों? तो उदयन याद रखेगा, उदयन इसका क्या था दोस्तों? ये प्रमुख शासक था वत्स महाजनपद का। ठीक है, वत्स महाजनपद का ये उदयन शासक था। आगे चल के उदयन ने ही क्या किया था दोस्तों? उदयन पढ़ेंगे, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। लिख रहा मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां थी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दिया और आपसे राजधानी ही डायरेक्ट पूछा है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां दोस्तों? तो वह स्थान जहां पर मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो पावापुरी का नाम सुना होगा या कुशीनारा का नाम सुना होगा। पावापुरी या कुशीनारा का नाम सुना होगा, यही उसकी दोस्तों राजधानी थी। वर्तमान लोकेशन की बात करें तो आपने देवरिया का नाम सुना होगा, गोरखपुर के पास में दोस्तों देवरिया पड़ता है। देवरिया, ठीक है, मल्ल महाजनपद के अंतर्गत दोस्तों ही आता था, देवरिया आता था। देवरिया से आप आगे जाएंगे गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, ये वाला जो एरिया था गोरखपुर, कुशीनगर
और बस्ती तक का एरिया जो था दोस्तों, और बस्ती तक का एरिया क्या था, याद रखेगा, ये किसके अंतर्गत आता था, ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और राजधानी कहां थी, तो राजधानी कुशीनारा थी। लेकिन कोसल महाजनपद की राजधानी कहां पर थी, कोसल महाजनपद की दोस्तों राजधानी क्या थी, तो याद रखेगा श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, ये वही स्थान है। ठीक है, चाहे श्रावस्ती या परीक्षा में दोस्तों कभी कभी श्रावस्ती न देकर के अयोध्या दे देता है, तो अयोध्या भी आप याद रखेगा, श्रावस्ती अयोध्या ये कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, इसके प्रमुख शासन में दोस्तों प्रसेनजीत का नाम आता है। ठीक है, अगर शासक कभी आता है तो एक प्रसेनजीत का नाम याद रखेगा, प्रसेनजीत का नाम याद रखेगा। ठीक है, ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोसल महाजनपद का जो सबसे प्रमुख शासक है वो यही है। ठीक है, और लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान लोकेशन कहां था, तो याद रखेगा आपने फैजाबाद का नाम सुना होगा। ठीक है, अब तो उसका नाम बदल करके वापस से अयोध्या कर दिया गया, तो फैजाबाद हो गया, आपका गोंडा हो गया। ध्यान दीजिएगा, बस्ती जो था दोस्तों ये मल्ल महाजनपद में आता था, जबकि गोंडा कहां आता था दोस्तों, ये कोसल महाजनपद में आता था। ठीक है, और क्या, बहराइच। ठीक है, बहराइच। ठीक है, यहां पर दरगाह वगैरह भी दोस्तों, ठीक है, बहराइच में, तो याद रखेगा ये आता था दोस्तों कोसल महाजनपद के अंतर्गत, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है दोस्तों ये पूरी तरह से बेस्ड है महाजनपद से संबंधित सवालों पर कि क्या क्या सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, राजधानी, शासक, उसका वर्तमान लोकेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों पांचाल महाजनपद। देखिए उत्तरी पांचाल भी था, ठीक इसी तरह से पांचाल में दोस्तों दक्षिणी पांचाल भी हुआ करता था। ठीक है, क्या होता था दोस्तों, दक्षिणी पांचाल भी होता था। अब जाहिर सी बात है उत्तरी पांचाल अलग है, दक्षिणी पांचाल अलग है, तो अगर हम उत्तरी पांचाल की बात करेंगे तो दोस्तों इसकी राजधानी थी अहिछत्र। कहां थी दोस्तों, अहिछत्र। याद रखेगा उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, देखिए बड़ा था, तो उसका जो उत्तरी हिस्सा था उसके लिए राजधानी बनाया गया था दोस्तों अहिछत्र को। उसी तरह से जो दक्षिणी था उसके लिए कांपिल्य को राजधानी बनाया गया था। किसे बनाया गया था, कांपिल्य को। ठीक है, कांपिल्य को राजधानी बनाया गया था। दोस्तों वर्तमान लोकेशन इसका क्या है, ये आपके मन में एक खटक रहा होगा, सही तो बहुत बड़ा हो गया। तो वर्तमान में दोस्तों आपने सुना होगा रुहेलखंड का नाम सुना होगा, ये रुहेलखंड का जो बेल्ट है, रुहेलखंड का दक्षिणी यूपी एक तरह से और उत्तरी मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है दोस्तों ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पांचाल के अंतर्गत आता था। ठीक है, लिख रहा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। ठीक है, कहां पे थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी, मथुरा थी। और इसके शासक में दोस्तों अवंती पुत्र का नाम आता है। ठीक है, अवंती पुत्र यहां का प्रमुख शासक था, अवंती पुत्र, अवंती पुत्र। देखिए अवंतिकापुरी अलग, अवंतिकापुरी उज्जैन को कहा जाता था, उज्जैन का पुराना नाम क्या था, अवंतिकापुरी था। ये तो मैं शासक बता रहा हूं, ये अवंती पुत्र था, याद रखेगा। और वर्तमान में लोकेशन आपसे पूछ सकता है कि भाई सूरसेन महाजनपद का वर्तमान लोकेशन क्या है, तो याद रखेगा जो ब्रज का एरिया है, ब्रज मंडल का जो एरिया है वो पूरा का पूरा ब्रज मंडल ये सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये आप याद रखें, तीनों पॉइंट दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहीं से दोस्तों और याद रखेगा, एक आप पढ़ेंगे कुरु महाजनपद के बारे में। किसके बारे में सुना होगा, कुरु महाजनपद। जी हां दोस्तों, कुरु महाजनपद, अगर आपने महाभारत सुना होगा तो महाभारत में कुरु महाजनपद का उल्लेख भी मिला होगा। याद रखेगा राजधानी थी दोस्तों हस्तिनापुर। क्या थी, हस्तिनापुर, या कहीं कहीं पर दोस्तों इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ दोस्तों राजधानी थी। वर्तमान लोकेशन इसका क्या है दोस्तों, तो दिल्ली और मेरठ का एरिया। ठीक है, मेरठ और दिल्ली का जो एरिया दोस्तों वो ये कुरु महाजनपद महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसी तरह से लिख रहा मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों, तो याद रखेगा विराटनगर। कहां पे थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, ये भी याद रखेगा। और इसमें क्या आता था दोस्तों, तो इसमें आता था जयपुर आता था। वर्तमान लोकेशन देखेंगे, जयपुर आएगा, भरतपुर आएगा, जयपुर, भरतपुर और अलवर आ जाएगा। अलवर वाला एरिया याद रखेंगे, ये विराटनगर के अंतर्गत आता था, जहां पर पांडवों को अज्ञातवास में भेजा गया था ना, ये वही स्थान है विराटनगर। ठीक है, ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह से एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इस तरह की चीजें मिलने वाली नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अवंती महाजनपद। देखिए जिस तरह से पांचाल में आपने उत्तरी दक्षिणी पढ़ाना, उसी तरह से अवंती महाजनपद भी दोस्तों बहुत बड़ा था। तो अवंती में भी दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी का कॉन्सेप्ट यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी अवंती महाजनपद में जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी कहां थी, तो याद रखेगा इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कहां पर थी दोस्तों, उज्जैनी, उज्जैनी थी। उज्जैनी को ही दोस्तों अवंतिकापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अवंतिकापुरी कहा जाता था। उसी तरह से दक्षिणी अवंती की राजधानी कहां थी, तो याद रखेगा माहिष्मती। जी हां दोस्तों, माहिष्मती। बाहुबली वाला क्या, वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन याद रखेगा माहिष्मती दोस्तों ये राजधानी थी पुराने समय में
अवंती महाजनपद की, दक्षिणी अवंती महाजनपद की। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आ रहा होगा, सर इसका वर्तमान में लोकेशन क्या है? तो जो उज्जैन वाला एरिया दोस्तों, वो पूरा का पूरा इसका लोकेशन आएगा, याद रखेंगे। लिख रहा है चंड प्रद्योत शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को किस राज्य में मिलाया था? तो याद रखेगा, इसको जीत करके चंड प्रद्योत ने इसे मगध में मिलाया था। कहां पर? मगध में मिलाया था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि काशी को भी दोस्तों कहां मिला लिया गया था? तो काशी को भी दोस्तों मगध में मिला लिया गया था, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी? चेदी महाजनपद परीक्षा में मान लीजिए आ गया कि भैया बताइए चेदी महाजनपद जो था 16 महाजनपदों में, इसकी राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी थी सक्रीमती। कहीं कहीं पे लिखा है शक्रीमती, कहीं कहीं पे लिखा है शक्तिमती। क्या लिखा है दोस्तों? शक्तिमती। तो आप देखिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, शक्तिमती याद रखिएगा, ये भी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, और वर्तमान में इसका लोकेशन कहां है चेदी का? तो बुंदेलखंड वाला एरिया। ठीक है, क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड का एरिया। बुंदेलखंड का जो एरिया है, रुहेलखंड नहीं, वो अलग है। ये बुंदेलखंड के एरिया में दोस्तों ये चेदी महाजनपद हुआ करता था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से दोस्तों आप पढ़िए। बहुत ज्यादा तेजी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाइए कि 16 महाजनपद कहां थे, क्या लोकेशन है, क्या राजधानी है, कोई इंपॉर्टेंट राजा तो नहीं है। ठीक है, राजा तो हर जगह रहे होंगे, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से कह रहा हूं, आइए वो पिक्चर की बातें, ट्रेलर देख करके पिक्चर नहीं समझ में आएगा। हाँ, थोड़े से आप लेवल अपना समझ सकते हैं कि कितने हमने तैयारी की। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर आपको क्या सिखाया गया ये तो आप अपने आप को भांप सकते हैं। तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों ढेर सारी किताबें भी आई हैं, और किताबों को परचेज करेंगे तो इसका भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ठीक है, मजेदार किताबें हैं। हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, या फिर ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया में एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो दक्षिण में था? दोस्तों जितने महाजनपद 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में थे, केवल एक दोस्तों दक्षिण मिलता है, और वो मिलता है अश्मक। क्या मिलता है? अश्मक। ठीक है, अस्मक को ही दोस्तों अशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशक कहा जाता है, अशक। तो घबराइए मत, अश्मक कहिए चाहे अशक कहिए, एक ही बात है। राजधानी दोस्तों अशक की कहां थी? तो याद रखेगा इसकी राजधानी थी पोतन। कहां थी दोस्तों? याद रखेगा अश्मक की राजधानी कहां थी? तो अश्मक की राजधानी थी पोतन। पोतन नाम है भैया, याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिख रहा किस महाजनपद में इक्ष्वाक वंश के शासकों का राजा था? ठीक है, इक्ष्वाक वंश दोस्तों याद रखें, इक्ष्वाक वंश कहा जाता है कि भैया अयोध्या से चला था, लेकिन उसके अलावा दोस्तों याद रखेगा अश्मक वंश जो था दोस्तों, अश्मक वंश के जो राजा थे दोस्तों वो इससे बिलोंग करते थे, इक्ष्वाक वंश से। ठीक है, इक्ष्वाक वंश से भी याद रखेगा। लिख रहा पोतन को अन्य किस नाम से जानते? देखिए पोतन जो थी दोस्तों ये राजधानी थी। पोतन क्या थी दोस्तों? ये राजधानी थी। और किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो याद रखेगा अश्मक की राजधानी थी। ठीक है, अश्मक की राजधानी थी, याद रखेगा। ठीक है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठानपुरम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है। पोतन को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखेगा। अगला लिख रहा है कंबोज महाजनपद। बहुत अच्छा सवाल दे दिया, कंबोज। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं, हो सकता है कई लोगों के होश उड़ रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों? तो हाटक थी। कई जगह पे लिखा हाटक और कई जगह पे लिखा राजपुर। देखिए मैं आपको दोनों चीजें बताते चल रहा हूं, अगर दो दो नाम मिल रहे हैं तो सब भी आपको देते चल रहा हूं। सर एक कंबोज जो है दोस्तों ये कहां पर है वर्तमान में? तो याद रखेगा वर्तमान में दोस्तों कश्मीर वाला जो एरिया है, ठीक है, कश्मीर में पड़ता है दोस्तों ये कंबोज। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बंदरपुच का, ठीक है, या पुंछ क्षेत्र का नाम सुना होगा, पुंछ क्षेत्र का नाम सुना होगा। ठीक है, याद रखेगा उसी पुंछ क्षेत्र में ये कंबोज महाजनपद हुआ करता था। लिख रहा गांधार महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? गांधार दोस्तों वहीं से गांधारी बिलोंग करती थी, याद रखेगा। इसको अगर लोकेशन की बात करेंगे तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एरिया है दोस्तों, वहां पर दोस्तों एक गांधार महाजनपद हुआ करता था। कौन सा? गांधार महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी कहां पर थी? तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, आपने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी, पहला विश्वविद्यालय कहां पर था? तक्षशिला में था, वो याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा विश्व का पहला विश्वविद्यालय।
ये कहां पर था दोस्तों? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां का शासक एक था फेमस दोस्तों, याद रखेगा, पुष्कर सारिन नाम था। ठीक है, पुष्कर सारिन, इसके बारे में मिलता है, पुष्कर सारिन, सारिन। ठीक है, पुष्कर जगह कहां पर दोस्तों? पुष्कर जो है दोस्तों आपके अजमेर जिले के अंतर्गत आता है, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, उसी से जोड़ करके याद रखेगा। लिख रहा महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? जो श्रेणियों का संचालन करता था उसे क्या कहते थे? उसे श्रेष्ठिन कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन कहते थे, यह भी याद रखेगा। ठीक है, महाजनपद काल में जो श्रेणियों का संचालक होता था उसे क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। लेकिन महाजनपद काल में हिमालयी क्षेत्र में के शासक नहीं दोस्तों, शासन नहीं, शासक लिखे यहां पर, कि हिमालयी क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे? उन्हीं को दोस्तों विराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था, याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा भूमि की माप करने वाले अधिकारी को दोस्तों क्या कहते थे? जो भूमि की अर्थात जमीन की दोस्तों जो माप करते थे, उन अधिकारियों को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जो भूमि की माप करते थे उसे रज्जुक नहीं लिखे, रज्जुक ग्राहक कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? रज्जुक ग्राहक। ठीक है, रज्जु ग्राहक कहा जाता था जो जमीन की मापतौल करते थे। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और आता है दोस्तों, अनाज के मापतौल करने वाले या अनाज तौल का निरीक्षण करने वाले, तौल का निरीक्षण करने वाले को दोस्तों क्या कहा जाता था? यह बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेगा। इसे कहा जाता था द्रोण मापक। क्या कहा जाता था? द्रोण मापक। ठीक है, द्रोण मापक कहा जाता था। लिख रहा महाजनपद काल में कर एकत्र करने वाला, कर का तात्पर्य क्या दोस्तों? कर का तात्पर्य टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स कहिए या भू राजस्व कहिए, उसको एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उस अधिकारी को कहा जाता था बलि साधक। क्या कहा जाता था? बलि साधक। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या कहते थे? उसे बलि साधक कहा जाता था। यह भी कुछ अच्छे सवाल हैं जो महाजनपद काल से संबंधित हैं और आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। लिख रहा महाजनपद काल में तांबे का जो सिक्का होता था, उन तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था महाजनपद काल में? तो याद रखेगा, इसे शान कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे दोस्तों? शान कहते थे। आगे दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना, पढ़ करसा पढ़े, सब बहुत आगे आ पाएंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, या रुपये वगैरह पढ़ते हैं, निष्क पढ़ते हैं, वो सब आगे आएगा। तो यहां शान याद रखेगा, तांबे के सिक्के को दोस्तों शान कहते थे। कह गांधार महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना कि इसमें कौन थे दोस्तों? याद रखेगा, पुष्कर सारिन। क्या नाम था? पुष्कर सारिन थे। ये गांधार महाजनपद के प्रमुख शासक थे। और दोस्तों राजधानी कहां पे थी? तो राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, राजधानी कहां है दोस्तों? राजधानी थी इसकी तक्षशिला। ठीक है, और लोकेशन क्या है? तो याद रखेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बेल्ट है वो है। करा राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर, जब राजा को पुत्र पैदा होता था उस समय महाजनपद काल में कौन सा कर लिया जाता था? तो देखिए, जब जन्म होता था तब एक कर लगता था दोस्तों, दुग्ध धन। क्या लगता था? दुग्ध धन। जी हां दोस्तों, दुग्ध धन नामक एक नया कर आता था दोस्तों, इसको याद रखेंगे, दुग्ध धन। ये राजा दोस्तों लिया करता था कर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए और अच्छे सवाल देखिए। लिख रहा महाजनपद काल में मतों की गणना करने वाला। ठीक है, देखिए उस समय भी चुनाव होता था और उसके जो मत की गणना करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था सलाक ग्राहक। क्या कहा जाता था दोस्तों? सलाक ग्राहक, सलाक ग्राहक कहा जाता था, याद रखेगा। लिख रहा महाजनपद काल में कर को खजाने में जमा कराने वाला, यह क्या कहलाता था दोस्तों? देखिए दो सवाल हो गया दोस्तों। अगर हम यहां आपसे कहें, समझिए, कर को एकत्र करने वाला, कर को एकत्र करने वाला, तब आप क्या बताएंगे? पीछे दोस्तों आपको पढ़ाया हूं, बलि साधक। क्या कहा जाता है? कर को एकत्र करने वाले को बलि साधक कहा जाता है। और कर को जमा कराने वाले को क्या कहा जाता है? याद रखेगा, भाग दूध कहलाया जाता है। क्या कहा जाता है? भागदूत कहा जाता है। जो कर को खजाने में जमा करता है उसे भागदूत कहा जाता है, जो कर को एकत्र करता है उसे बलि साधक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करनी है, कंफ्यूजन में भी नहीं आना है, एक एक चीज आप अच्छे से पढ़ो। लिख रहा अनाज की तौल का निरीक्षण कौन करता था? यह भी आपको बता चुका हूं दोस्तों। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे द्रोण मापक। क्या कहते थे? द्रोण मापक कहते थे, जो अनाज के तौल का निरीक्षण किया करता था। ठीक है, कि सही मात्रा में अनाज लोगों को दिया
जा रहा है या नहीं, उसका निरीक्षण कौन करता था? ये द्रोण मापक करता था। तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कब क्लास शुरू हुई और कब क्लास समाप्त हो गई, सर पता ही नहीं चला। सच बताए ना तो मतलब कितना जल्दी समाप्त हो जाता है, लगता है ना कि और लंबे समय तक क्लास चलनी चाहिए। तो देखिए इसीलिए कहता हूं आप आइए हमारे पेड बैच को ज्वाइन करिए, हमारा फाउंडेशन बैच देखिए, वहां पे तो विस्तार से चर्चा किया जा रहा है। तो उसमें आप आएंगे तो आपको नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। इसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। तो बेशक आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। किताबें भी आ चुकी हैं, सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं, किताबें आप लीजिए। इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, बाकायदे ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, ट्रैक कर सकते हैं किताबों को। कोई दिक्कत परेशानी तो अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, किताब आएगी तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह के फीचर्स भी अवेलेबल हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि किताबों को लेना चाहिए और कम से कम इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहिए। सीरीज में दोस्तों कब 500 क्वेश्चन होंगे, कब 1000 होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए आज हमने 16वां दिन हमारा है, 15 दिन से लगातार हम पढ़ रहे थे, आज 16वां दिन भी समाप्त हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंतजार कर रहे थे, तब तक 16 दिन बीत गया। तो आप जुड़िए इस बैच के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। देखिए आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, आप चाहेंगे तो हम आगे जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो हम तो पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं कि कितना वीडियो चल रहा है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा बच्चे जुड़े और इस चैनल के साथ आगे बढ़ाएं अपनी तैयारी को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।